जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस नंबर 66। आपको अगर इस बुक की या फिर जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी सेट इस चैनल पे कराई जा रही है, जैसे हमारी एक दरोगा की सेट प्रीवियस ईयर स्टार्ट है, उसकी पीडीएफ और जो ये बुक चल रही है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। आप लोग जाके जुड़ जाएं और आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिलती जाएगा। और भी कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वो कब से प्रभावी हुआ बताइए। तो वो प्रभावी हुआ था 2014 से। कब से? 2014 से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ था? वो हुआ था कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य। कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य में गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ था। वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों की उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम है। तो क्या अवरोही क्रम है बताइए? प्रतिशतता के अनुसार पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गन, फिर CO2, फिर Ne, फिर He। ठीक है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है हीरे की खनन के लिए। किसके लिए? हीरे की खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में निम्न में से किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो किस तरह के चट्टान बताइए? तो ये हो जाएंगे विंध्यन शैल समूहों की चट्टान। विंध्यन शैल समूह की चट्टान। क्वेश्चन नंबर 6 है, पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य कथन बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे पता चलेगा। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। बिल्कुल सही है। धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होती है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। ये भी सही है। कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता दे दिया, यानी ये गलत है। कोरियोलिस बल जो है वो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। और प्रचलित पवनें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन के रूप में प्रभावित होती है। हाँ, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर जो अनाईमुदी है उसकी ऊंचाई कितनी है बताइए? तो उसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, 2696 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 2013 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 2013 ईस्वी में। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो? यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आ जाएगी। ये तो निश्चित ही है कि कमी आएगी ही। अगर रेट जो है वो बढ़ जाएगा तो मुद्रा प्रसार यानी मुद्रा जो लोग लोन लेते हैं उसमें कमी आएगी ही। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप, सबसे मेन है कि इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऊष्मागतिकीय रूप पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को छोड़िएगा नहीं। ऊष्मागतिकीय रूप डालने से ही इसका आंसर चेंज हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति होती है क्षारीय, और क्षारीय कहाँ से कहाँ तक उसका पीएच मान होता है? 7 से लेके 14 तक, यानी 7 जो है उदासीन है, तो 7 से ऊपर जो भी होगा 7.1 से लेके 14 तक उसे हम क्षारीय बोलते हैं, और 7 से नीचे 7 को छोड़ के यानी 6.9 से लेके इधर 1 यानी 0 से लेके 6.9 तक अम्लीय हो जाएगा, और 7 जो है वो उदासीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? ये +2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। समूह 14 के तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आयतन पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कौन सी परिघटना होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो उसका जो है भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वो समान रहेगा। उसका भार बदलेगा, कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगर 6 kg है तो उसका भार 1 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया द्वारा होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तो कौन सी तरंग है जो निर्वात में गमन नहीं करती है? ध्वनि, जो हमारी आवाज़ है, अगर हम निर्वात में जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं हो तो वहाँ पे ये ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगी। निर्वात उसे बोलते हैं जहाँ बिल्कुल खाली है, जहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, लेकिन प्रकाश जो है वो गमन कर सकती है, ऊष्मा भी गमन करेगी और परावैंगिक किरण भी गमन करेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता होती है कितनी? तो उसकी क्षमता होती है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो मानव शरीर के कौन से भाग में? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? बताइए, ऐसा किस कारण से होता है? तो आपको पता ही होगा, ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है ये पूछ रहा है। कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास जो है ये तीनों एक कोशिकीय जीव हैं। 25 है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में। ठीक है, चलिए ऐसा इलियम में होता है, तो इलियम जो है वो बॉडी के किस अंग का भाग है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो चेचक जो है वो जल जनित रोग नहीं है। हैजा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड तीनों जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 27, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो लगातार 7 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? बताइए। तो ये होता है अनुच्छेद 170 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 170 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 238 होती है, क्योंकि 12 मनोनीत होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 250। लेकिन अब ये इधर ही एक संविधान संशोधन हुआ है जिसके तहत ये मनोनीत वाली क्रियाकलाप हटा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कोई विधायक लोकसभा में चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी। तो उसे जो है 14 दिन के अंदर अपनी विधानसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी, तब वो लोकसभा की सीट ग्रहण करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका बता रहा है। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। 1 2 3 4 चारों होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक डैश प्रक्रिया है। तो संसद की कौन सी प्रक्रिया है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए और ना ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? कौन है बताइए? राष्ट्रपति हैं जो संसद के एक अभिन्न अंग हैं। ठीक है, संसद के अंग में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं वो किस देश से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और जब ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई तो उस संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो भाषा कहाँ से ली गई है बताइए? वो भाषा भी, प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई है तो संविधान की प्रस्तावना में जो भाषा दी गई है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा, ना कि मैं प्रस्तावना का बात कर रहा हूँ, प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1935 के संबंध में क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा कौन सा सही है। ठीक है, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, सही है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी सही है। भारत की स्वतंत्रता का उपबंध, ये तो नहीं था। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया कब? तो ये समाप्त हो गया था 1813 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें? किसने सुझाव दिया था? वो दिए थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यही था बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे कौन? तो 1923 में जो गठित की गई थी स्वराज पार्टी, उसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने भी 1924 में स्वराज की मांग की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 42, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र शुरू किए थे मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 43, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था बताइए? तो इन्होंने हराया था मेजर बारो को। किनको? मेजर बारो को। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा सभ्यता में
लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। 45 राग गोविंद की रचना किसने की? तो राग गोविंद की रचना मीराबाई ने की। क्वेश्चन नंबर 46 किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था? कौन से मुगल बादशाह थे? वो थे बाबर। क्वेश्चन नंबर 47 विभिन्न युद्धों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप मुझे पूरा डिटेल में बताइएगा कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध क्या हुआ था और कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बोलिए, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा पूरी डिटेल में, लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी मैं बताऊंगा, विदाउट कमेंट नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 48 है ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग सोना धातु के लिए किया गया है। हिरण्य शब्द का प्रयोग किस लिए? सोना के लिए। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दिया था? जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दिया था? तो हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 50 जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डनहिल कप संबंधित है गोल्फ से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976-42 में संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो 51 के क में दिया गया है और इसका भाग कौन सा है? भाग 4 का ए या फिर 4 का क, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 54 में दिया गया है। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। इसे ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ शामिल होते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। मैंने एक बार बताया भी था कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, बॉक्स बना के मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। जैसे 2 कैंडिडेट है और ए और बी, तो आपको आपकी अगर इच्छा है कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी ए को दूं, तो आप फर्स्ट बार मतलब जो ये भाग लेते हैं इस निर्वाचन में, वो फर्स्ट ए पे क्लिक करेंगे, फिर सेकेंड अगर बी को देना है तो बी पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप सभी को वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर उसका निकाला जाता है, पूरा कैलकुलेशन होता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लगभग 3-4-5 मिनट तो लग ही जाएगा पूरा डिटेल बताने में, आप समझ जाइएगा पूरी डिटेल से, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल पदावधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। कार्यकाल और पदावधि का उल्लेख कब किस में किया गया? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हता का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद किसमें? 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किया गया 108 में। अभी मैंने कुछ देर पहले पूछा था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो किस देश से ली गई है बताइए? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया किसमें? अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 में। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति के पास। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इससे संबंधित आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।